एवरीवन ओके एवरीवन, हाँ चलो परफेक्ट है। क्या आपको मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट सुनाई दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बोलो जल्दी से। हाँ सर एकदम बढ़िया तरीके से सुनाई दिखाई सब कुछ दे रहा है। चलिए आ जाओ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, क्या पढ़ने वाले? फेमा से पढ़ने, रगड़ के पढ़ रहे हैं भाई साहब, फेमा को मान ही नहीं रहे हम लोग, बहुत लाइन बाय लाइन सारी चीजें पढ़ रहे हैं। होप सो आपको मजा आ रहा हो, जितनी भी चीजें अभी तक चल रही है मुझे तो काफी मजा आ रहा है एक्ट के अंदर। आने वाले समय में और जोरदार चीजें होने वाली है, आप भी बोलोगे अरे सर ये तो क्या हो गया करके, है ना। आ जाओ, देखो मैं अगर बात करूं आपके साथ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था बेटा यहाँ पे 1999 के अंदर। ये एक्ट को लाया गया था रेगुलेट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। ऐसा नहीं था पहले लॉ नहीं था, पहले लॉ भी था जिसका नाम था फेरा करके। क्या नाम था बोलो जल्दी से? फेरा करके लॉ हुआ करता था। अब फेरा को अपन ने रिमूव करके फेमा, फेरा जो था वो बहुत ज्यादा रेगुलेशन लाता था लोगों के ऊपर, जकड़ के कतई टॉक्सिक था बेटा, समझिए अब बात को, वो है ना, समझना बात को, वो लोगों वो ट्रांजेक्शन को प्रोहिबिट करवाता था और परमिशन लेने लगाता था हर चीज के लिए। लेकिन फेमा ऐसा नहीं है, फेमा खुला विचारों वाला है। फेमा का कहना है तुम्हें जो करना है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस कुछ चीजें मत करना। यानी कि ट्रांजैक्शन परमिटेड होता है, जब तक मैं उसको प्रोहिबिट ना कर दूं वो ट्रांजैक्शन को परमिट माना जाता है। समझ गए क्या? हाँ सर। अब देखो यहाँ पे ये होते हैं सारे के सारे सेलिएंट फीचर्स फेमा के अंदर अपन ने पढ़े थे कि क्या क्या होता है। यहाँ पे एक अथराइज पर्सन होता है, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं, रेगुलेशन होते हैं ट्रांजैक्शन का, करंट अकाउंट, कैपिटल और ऐसी बहुत सारी चीजें अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए। अब सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ा था? एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ा था, मजा आ गया था सर। प्रियम्बल में क्या पढ़ा था सर? ये पढ़ा था कि ये फैसिलिटेट करता है एक्सटर्नल, समझना बात को, एक्सटर्नल बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, एक्सटर्नल ट्रेड को और पेमेंट को। और दूसरा ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, उसको भी प्रमोट और डेवलप करने का काम करता है क्या फेमा? हाँ सर बोल दो जल्दी से। उसको भी प्रमोट या डेवलप करने का काम करता है। दोस्तों क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? बोलिए मुझे, है ना सर। अगर मैं इसके एक्सटेंशन की बात करूं तो ये कहां पे एक्सटेंड करता है? होल ऑफ इंडिया के टुवर्ड्स एक्सटेंड करता है। सारे ब्रांचेस इसके अंदर कवर होते हैं दोस्तों। और इसके अलावा पीआरआई, ये सारी चीजें भी यहाँ पे कवर्ड होती है। मतलब पर्सन रेसिडेंट इंडिया क्या होता है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया क्या होता है, ये सारी चीजें अपन ने देखी है। सर सबसे पहले करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? सॉरी, कैपिटल के बारे में बता दीजिए मुझे, या पहले अथराइज पर्सन बताएंगे? चलो अथराइज पर्सन को रिवाइज करवा देता हूं। मेरे तरफ देखो, तो समझो बात को, मेरी आंखों में देखो जब मैं बात करता हूं। मैं अगर बात करूं आपके साथ, अथराइज पर्सन का मतलब क्या होता है? एक अथराइज डीलर हो सकता है ये, या मनी चेंजर, या ऑफशोर बैंकिंग हो सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डील करता है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, उसे हम लोग अथराइज पर्सन का नाम दे देते हैं, उसे हम लोग अथराइज पर्सन यहाँ पे कह देते हैं। क्या आप इस बात को समझे? जो लोग यूट्यूब पे देख के लाइक ठोकिएगा, पहले ही बता रहा हूं, बाकी तो यहाँ के बच्चे लाइक कर ही देते हैं मैं जानता हूं, लेकिन यूट्यूब वालों को भी लाइक करना होगा क्या? हाँ हाँ, यूट्यूब वालों को भी लाइक करना होगा, पहले ही बता दे रहा हूं मैं आपको, है ना। चलिए आइए, बाकी अगर यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं, अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है मेरी, तो ऐसे केस के अंदर आपके कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने बैच की लिंक दे के रखा हूं, उस बैच पे क्लिक जरूर कीजिएगा और आप हमारे सेशंस को एनरोल कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे इस सेशंस को देख सके। ठीक है क्या? चलिए आइए, अब ध्यान दो। दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन दोस्तों जो अल्टर करता है। क्या करता है? सभी लोग बताएंगे। जो अल्टर करता है, किसे अल्टर करता है? असेट या लायबिलिटीज को जो अल्टर करता है। सर किसके किसके असेट या लायबिलिटी? अगर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है तो उसके असेट एंड लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया हो सकता है। अगर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो उसकी असेट एंड लायबिलिटी इंडिया के अंदर हो सकती है। उसको जो अल्टर करे, छेड़खानियां करे, क्या बोला मैंने बताइए जल्दी से? छेड़खानियां करे, उस चीज को हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आ जाता है। समझे क्या? बोलो कम ऑन एवरीवन, समझे क्या बात को, है ना। यस सर परफेक्ट है, बोलिए जल्दी से परफेक्ट है। यस सर। अब देखो करेंसी, करेंसी नोट्स का मतलब क्या होता है? वो सारी करेंसी जो अदर देन इंडियन वाली चीज होती है उसे कहते हैं क्या? ना ना ना, वो फॉरेन करेंसी है। करेंसी नोट्स का मतलब होता है कैश या कॉइन को करेंसी बोला जा रहा है, करेंसी नोट्स बोला जा रहा है, लेकिन करेंसी का मतलब होता है ऑल करेंसी नोट्स। सभी लोग बताइए क्या मतलब होता है उसका? ऑल करेंसी नोट्स या पोस्टल ऑर्डर्स या जो नॉर्मल ऑर्डर्स होते हैं, चेक, ड्राफ्ट, ये सारी चीजें होती है, उसे अपन लोग करेंसी का नाम यहाँ पे देते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल नाम देते हैं। सर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो चार चीजों के बारे में बात करता है। पेमेंट, रेमिटेंस, एक्सपीरियंस। सर पेमेंट किसका बात कर रहा है? बिजनेस से रिलेटेड पेमेंट के बारे में बात कर रहा है। दूसरा पेमेंट बात कर रहा है इंटरेस्ट या नेट इनकम से रिलेटेड। तीसरा रेमिटेंस, यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि रेमिटेंस जो लिविंग अप्रॉस, याद है बेटा यहाँ पे अपन ने कल देखे थे ना एग्जांपल, पेरेंट्स पाउट्स या बच्चे का अगर जो रिसाइड कर रहे हैं अब्रॉड, उसको अगर अपन यहाँ पे रेमिटेंस भिजवाता है हिमांशु, तो ऐसे
ऐसे केस के अंदर वो भी चीज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है। और दूसरा क्या आता है, एक्सपेंसेस। सर घूमी घूमी जाना है या एजुकेशन है, मेडिकल केयर है, इन तीनों के खर्चे अगर पेरेंट्स, स्पाउस या चिल्ड्रन के हो रहे हैं तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं सर, उस चीज को भी हम लोग बोलो ना करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का नाम यहाँ पे देते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। और दूसरा सर्विसेज, जब आप किसी बाहर वाले व्यक्ति को रेंडर करते हो तो उसे एक्सपोर्ट का नाम यहाँ पे दिया जाता है। परफेक्ट है क्या, बोलिए सर। फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब बताइए मुझे। कोई भी डिपॉजिट, क्रेडिट या बैलेंसेस जो पेबल होता है फॉरेन करेंसी के अंदर। दूसरा कोई भी ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक या कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह होता है जो ड्रॉन इन इंडिया है लेकिन ये पेबल होता है आउटसाइड इंडिया यानी कि फॉरेन करेंसी के अंदर। दूसरी वाली चीज जो हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, आउटसाइड इंडिया चीजें की गई हो लेकिन पेबल किसके अंदर हो रहे हो, पेबल सर इंडियन करेंसी के अंदर वो सारी चीजें हो रही हो तो उसे भी अपन लोग क्या कहते हैं, उस चीज को भी अपन लोग फॉरेन एक्सचेंज का नाम यहाँ पे देते हैं क्या? हाँ सर, फॉरेन एक्सचेंज का नाम यहाँ पे हम लोग देते हैं। सर हम लोगों ने फॉरेन सिक्योरिटी पढ़ा था, फॉरेन सिक्योरिटी से रिलेटेड अपन ने सारी चीजें यहाँ पे देख रखी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर दे रखी है ना। चलिए आ जाओ। फिर अपन ने क्या देखा था सर? फिर अपन ने देखा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के बारे में अपन ने देखना चालू किया था। ये तो मजा ही आ गया था कुछ तो भी। आया कि नहीं आया? मजा तो आया सर। देखो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है सर? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब सिंपल सी बात है कि जब कोई रिसाइड करता है 182 डेज से ज्यादा भारत के अंदर तो उसे अपन लोग कहते हैं ठीक है हम आपको पीआरआई ट्रीट कर सकते हैं। देखो 182 डेज से कम है ना, उसे शेटना भी नहीं का मतलब ये होता है उसके ऊपर ध्यान भी मत देना करके, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, समझ रहे। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, जैसे देखो अगर मैं बताऊँ आप लोगों के साथ, ये अपन ने चार्ट वार्ट बनाया था ना एकदम जोरदार वाला, कहा गया रे वो, कहा गया। हाँ ये देखो, अगर कोई पर्सन कम है 182 डेज से उससे कम तो उसे पीआरओआई ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर कोई 182 डेज से ज्यादा है तो दो चीजें हो सकती है सर। अगर वो करंट फाइनेंशियल ईयर में बाहर जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ द जॉब या बिजनेस या अनसर्टन पीरियड के लिए, उसे पीआरओआई ट्रीट कर लेना। लेकिन सर अगर वो पर्पस उसका नॉन स्पेसिफाइड पर्पस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैरी फॉरवर्ड कर लेना स्टेटस को। अगर वो इंडिया के अंदर आ रहा है बेटा कोई स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, जॉब या बिजनेस के लिए, तो पीआरआई ट्रीट कर लेना सर। पर्पस नहीं है, कैरी फॉरवर्ड कर लेना। आरबीआई ने अमेंडमेंट किया, अगर 182 डेज या उससे कम है दोस्तों और वो जॉब या बिजनेस के लिए आ रहा है तो भी उसको आप क्या ट्रीट करेंगे? पीआरआई आप उसको ट्रीट करते हो। ये मैंने आपको एक समरी बनवा के यहाँ पे पूरा दे दिया था, क्या आप इस बात को समझे? ओके सर, परफेक्ट हुआ था। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखे थे? उसके बाद सर अब अपन लोग देखना यहाँ पे चालू करने वाली है पीआरआई से रिलेटेड, यहाँ पे बहुत सारी चर्चा अपन ने देखना चालू कर दिए थे। ठीक है, चलो आओ आज अपन देखेंगे यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा 1999 के अंदर। ये सारी चीजें अपनी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है करके, बस ये लोग इन्होंने एक अलग से टॉपिक दिया है। तो चलो अब उस टॉपिक को भी तो कवर करना अपना जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है? बोलो मुझे जल्दी से। हाँ सर बनती है, बोलो। हाँ चलो अब ध्यान दो, आ जाइए रेसिडेंशियल स्टेटस को पढ़ेंगे। पढ़ चुके हैं कंसेप्ट को, अब केवल और केवल अलग तरीके से और पढ़ना है। तो अच्छा है, जितने ज्यादा लोग कहते हैं जितने ज्यादा तरीके से पढ़ोगे कंफ्यूज होते हैं, मैं कहता हूं जितने ज्यादा तरीके से पढ़ोगे उतने ज्यादा दिमाग के तार आपके खुलेंगे, उतना ज्यादा बेहतरीन आप लोगों के लिए रहने वाला है। देखो अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, आपको किसी भी तरीके से लोग प्रेजेंट करके दे दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसा भी ये लिख के दे दे, आपको कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रांग है तो आपको जमने ही वाली है चीजें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना जमे, है ना। चलो देखो, मैं अगर बात करूं रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा 1999 के बारे में बात करेंगे। देखिए, The definition of a person is similar to the definition contained in the Income Tax Act 1961। कितना वाहियात पॉइंट था बताओ मुझे, यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी, हमको जानना ही नहीं है इनकम टैक्स के बाद। तुम यार फेमा पढ़ाओ ना यार, तुम फेमा पे ध्यान दो, काहे जबरदस्ती इनकम टैक्स? हमको इनकम टैक्स का पढ़ना है, इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। अभी आप बताने की जरूरत नहीं थी, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे। आओ ध्यान दो, द टर्म पर्सन इंक्लूड्स एंटिटीज सच एज द कंपनीज, फर्म्स या इंडिविजुअल, HUF, AOP, आर्टिफिशियल पर्सन, एजेंसीज एज वेल एज ऑफिसेज या ब्रांचेस, ये सारी चीजें पर्सन के अंदर आती है। ये पढ़ लिया सर, ये तो डेफिनेशन में कवर किया था। अब देखो, ऐसी एजेंसीज, ऑफिसेज, ब्रांचेस डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस सेपरेट फ्रॉम देयर ओनर्स। क्या ये अपने ओनर्स से इनका इंडिपेंडेंट या सेपरेट स्टेटस होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता है। येट दीज हैव बीन कंसिडर्ड एज अ पर्सन। तो ऐसे केस में बोला गया अंडर फेमा सच ऑफिसेज एंड ब्रांचेस आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पीआरआई। तो देखो यार, मैं यहाँ पे इनका सिंपल सी बात है कि डेफिनेशन के अंदर याद है कि आपको
जिसको ऐसे ब्रांच ऑफिसेज जिसको अपन कंट्रोल भी करते हैं ना दोस्तों, वो भी पीआरआई के स्टेटस के अंदर आते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी से मुझे, हाँ सर याद आ रहा है करके, है ना? बोलो जल्दी से हाँ सर याद आ रहा है। अब उसके बाद देखो, देयरफॉर ये सारी चीजें इंक्लूड की गई है किसके अंदर? डेफिनेशंस के अंदर ये सारी चीजों को इंक्लूड करके रखा है। अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का क्या मतलब होता है? सबसे पहला, A person who resides in India for more than 182 days during the preceding financial year। तो preceding financial year के अंदर अगर कोई व्यक्ति 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह रहा है ना, तो हम लोग उसे क्या माने जाते हैं सर? हम लोग उसे कहते हैं कि भैया तुम तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो। लेकिन देखो, फॉलोइंग आर नॉट द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, लेकिन नीचे जो हम नाम दे रहे हैं ये पर्सन रेसिडेंट इंडिया के नहीं आएंगे, भले वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रह रहे हो। कौन? जो बेटा समझना बात को, जो गोज आउट ऑफ इंडिया, गॉन आउट ऑफ इंडिया या आउटसाइड इंडिया जा रहा है तीन पर्पस के लिए, या दूसरा हुआ कम टू द इंडिया अदरवाइज देन फॉर तीन पर्पस, मतलब वो तीन पर्पस को छोड़ के अगर कोई भारत में आ रहा है तो उसे अपन लोग पीआरओआई ट्रीट करेंगे। ये दोनों केस में अपन लोग पीआरओआई ट्रीट करें। देखो, इंडिया से बाहर जाके वो पर्पस कर रहा है तो वहां पे पीआरओआई होता है। इंडिया में आ रहा है, इसके अलावा वो तीन पर्पस के अलावा इंडिया में कुछ काम कर रहा है, उसे तब अपन पीआरओआई ट्रीट करेंगे, क्योंकि इंडिया में तीन पर्पस कर डाला तो इंडिया का पीआरआई होने वाला है। तीन पर्पस कौन सा? एम्प्लॉयमेंट है, दूसरा बिजनेस वोकेशन है, और तीसरा जो अनसर्टन पीरियड के लिए रहने वाला है, जो इंडिकेट करता है स्टे को। क्या करता है? इंडिकेट करता है स्टे को, इंडिकेट करता है स्टे को अनसर्टन पीरियड के लिए। ये तीन पर्पस यहां पे माने जाते हैं। क्या बात को समझे? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं? क्या जल्दी से बोलेंगे मुझे? हाँ सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझे, ये तो पढ़ा हुआ है सर, बहुत ही बढ़िया। तीन प्रकार की चीजें कौन सा? पहला एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन, और तीसरा जो स्टे करता है अनसर्टन पीरियड के लिए। अब देखो यहां पे दूसरा, पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, इसे अपन लोग पीआरआई का नाम देते हैं। दूसरा, ऐसा ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी इन इंडिया जो ओन्ड एंड कंट्रोल है बेटा किसके द्वारा है? बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो अगर कोई ब्रांच या ऑफिस का है, इंडिया के अंदर का ब्रांच ऑफिस है, तो उसे अपन लोग पीआरआई यहाँ पे नाम देते हैं। और वही अगर मैं बात करूं आपके साथ, ऐसा ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी जो आउटसाइड इंडिया है, जो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है बाय द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, समझना कोई पीआरआई है, और वो किसी चीज को अगर कंट्रोल करता है, क्या करता है? वो अगर किसी चीज को कंट्रोल करता है, भले ये ऑफिस आउटसाइड इंडिया हो, तो ऐसे केस के अंदर भी क्या हम लोग कहते हैं? क्या इसे भी पीआरआई का स्टेटस का नाम हम लोग देते हैं? क्या हाँ सर, इस चीज को भी अपन लोग पीआरआई का स्टेटस देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? यस सर। चलिए आइए, अब देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर ध्यान देंगे। देखिए, as the definition of the PRI या PROI as quite relevant for some applicability of act and entity, let us analyze and understand it better। तो ये लोग अब और डिटेल में थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। ठीक है, आओ समझेंगे। हमें क्या है, हम तो समझने के लिए बैठे हैं बेटा, और किसी के लिए बैठे क्या? आप बताइए मेरे को, है ना? आओ अब देखो, इन केस ऑफ इंडिविजुअल क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? इंडिविजुअल के केस के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी सब तो बॉडी कॉर्पोरेट और बाकी चीजें थी, तो चलिए पहले इंडिविजुअल को समझते हैं। To be considered as resident, a person should have resided in India in preceding financial year for more than कितना? 182 days। Citizenship is not the criteria for determining whether or not person is resident in India or not। सिंपल सी बात इन्होंने कह दिया, जैसे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एक व्यक्ति के पास सिटीजनशिप है या सिटीजनशिप नहीं है करके। जैसे अगर मान लीजिए बस रहने के बारे में हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को? आपको बस रहना है, रिसाइड करना है इंडिया में 182 डेज से ज्यादा, तब हम लोग पीआरआई पीआरओआई का स्टेटस दे देंगे। हम चाहते ही नहीं आप स्टेटस। सर मुझे एक बात बताइए, जो बिल्ली है बेटा, ये बिल गेट्स जो है, ये बिल गेट्स इंडिया में आता है 182 डेज से ज्यादा यहाँ पे रहता है, कुंभ के मेले में बढ़िया तरीके से स्नान वान करता है दोस्तों। और ऐसे केस के अंदर मुझे आप एक बात बताइए, 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह रहा है, इसका मन लग चुका है इंडिया में, क्या अगले साल में इसको पीआरआई का कहने के लिए बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? समझना बात को, बोल सकता हूं। बस कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, जो जो अपने को चाहिए वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे करना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बात को? बोलो ना मुझे। हाँ सर। अब देखिए,
There are 3 limbs in the definition. The first limb prescribes the number of days stay. The second, there are the 2 limbs which are exception of the first limb. जैसे देखो first limb क्या कहता है? It states that person who has stayed in India for 182 days in preceding year will be PRI. As a threshold या basic level, one has to consider the period of stay during the preceding year. तो कितने दिन वो भारत में रहा है आपको उसको कंसिडर करना होता है. ये सारी चीजें अपने चार्ट फॉर्म में बहुत अच्छे से समझ ली है, तो अपने लिए कोई बहुत भारी चीज नहीं थी. हाँ, लेकिन ये अपने लिए एक नया था क्या कि सिटीजनशिप कोई भी मैटर नहीं करता है करके. समझेगा आप बात को? बाकी ये सब चीजें तो अपनी पड़ी हुई है. एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से आपको चीजें और बेहतरीन से समझने में आती है, ऐसा इनका कहना है. तो समझो आप बात को. होप सो ये आपको एग्जाम्पल से कंफ्यूज ना कर दे ज्यादा. बस जल्दी करो थोड़ा सा. हो गया? बहुत ही फालतू था. आओ अब ध्यान दो. देयर आर 2 एक्सेप्शन प्रोवाइडेड इन क्लॉज ए एंड बी. अब ये जो क्लॉज ए एंड बी है ना, समझना इसमें 2 एक्सेप्शन है. देखो देयर आर 2 एक्सेप्शन जो प्रोवाइड किया गया है क्लॉज ए और क्लॉज बी के अंदर. कहाँ पे है बोलो जल्दी से? जो क्लॉज ए और क्लॉज बी के अंदर यहाँ पे चीजें दे के रखी है. देखिए क्लॉज ए किसके बारे में बात करता है? क्लॉज ए बात करता है पर्सन गोइंग आउट ऑफ इंडिया के बारे में. किसके बारे में बात करता है? ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर जा रहा है उसके बारे में बात करता है क्लॉज ए. और जो क्लॉज बी है ना दोस्तों, सुन लेना बात को अच्छी तरीके से. जो क्लॉज बी है ना, ये किसके बारे में बात करता है? पर्सन कमिंग टू इंडिया के बारे में बात करता है. जो इंडिया के अंदर आ रहे हैं उन लोगों के बारे में या उन पर्संस के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं. सबसे पहला क्लॉज है इंडिया के बाहर जो जा रहे हैं, क्लॉज बी जो इंडिया के अंदर आ रहे हैं. ठीक. exception carve out situation that do not fall under the main body of the section even though they satisfy the criteria. This means that even if a person is an Indian resident based on the test provided in the first limb, यानी कि 182 days के बारे में बात किया, the person will be PROI if he falls in the limb B and A. क्या फालतू बातें कर रहे हैं? इनका बस इतना कहना है, हमें फर्क नहीं पड़ता. देखो अगर कोई 182 डेज के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर भी लिया होगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं. अगर वो A और B की कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो वो PROI को आप ट्रीट कर लेना. ठीक है, चलो अब क्लॉज ए को पढ़ते हैं. देखो इट स्टेट दैट अगर कोई व्यक्ति लीव करता है इंडिया को, मतलब पर्सन गोइंग आउट ऑफ इंडिया 3 पर्पस के लिए, तो अपन लोग उसको PRI नहीं बोलेंगे, उसे PROI बोलेंगे. बोलो क्या बोलेंगे? बोलो PROI हम लोग उस व्यक्ति को कहते हैं. सर ठीक है, PROI का नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं. समझ गए आप बात को? PROI का नाम देने वाले हैं अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया से बाहर जा रहा है 3 पर्पस के लिए. किसके लिए? बोलो 3 पर्पस के लिए. सबसे पहले देखो यहाँ पे वो 3 पर्पस को यहाँ पे इन्होंने दे के रखा था. देखो एम्प्लॉयमेंट था, बिजनेस वोकेशन था और अनसर्टन पीरियड का स्टे था. चलिए आइए अब आगे देखेंगे क्या बोल रहा है. दस इन द एग्जांपल गिवन इन द फर्स्ट लिम ऑफ इफ अ पर्सन लीव्स इंडिया ऑन 1st of November 21 then he will be non resident from 2nd of November 21 even though his number of days for more than 182 days in 2021. Similarly if a person goes out of India for carrying out any business he will be PROI from that date, है ना. For the financial year 21-22 a person will be PRI till 1st of November 21 and he will be PROI. और उसके बाद बोला गया from 1st April 22 person will continue to be PROI as he stays out of India for employment से related. सर क्या बात कर दी? ये तो बहुत ही गजब वाली बात कर दी सर. वही वाली चीजें जो अपन कल देख रहे थे. कल अपन बहुत सारे इलस्ट्रेशंस नहीं देखे थे क्या? ये वही वाले इलस्ट्रेशन से रिलेटेड बात कर रहा है. वो इंडिया से बाहर गया नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए PRI ट्रीट किया जाता है. वो इंडिया में आता है स्पेसिफाइड पर्पस के लिए PRI ट्रीट किया जाता है उस दिन से. समझ रहे क्या बात को? बोलो ना मुझे जल्दी से, है ना. तो ऐसी वाली कल अपन ने पूरी चीजें देखी थी. अब मैं आपको थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे चीजें बता रहा हूं जो इन्होंने यहाँ पे बताया है. ठीक है, देखिए सुनना सभी लोग, ध्यान दीजिएगा. मैं अगर बात करूं आपके साथ, ये है सबसे पहले तो यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं 2021 और ये 22. तो 2021 में अगर कोई व्यक्ति रिसाइड कर रहा है 182 डेज से ज्यादा, तो अपन लोग उसको क्या ट्रीट कर लेते हैं दोस्तों? सर हम लोग तो इसको ट्रीट करेंगे क्या?
था, हम लोग इसको वैसे तो हम लोग इसको रेसिडेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब इनका कहना है अगर कोई व्यक्ति 1 नवंबर को इंडिया के बाहर जा रहा है, कौन सी चीज के लिए जा रहा है, 3 पर्पस के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है, बिजनेस हुआ, वोकेशन हुआ, अनसर्टन पीरियड के लिए हुआ, तो ऐसे केस में यहां पे वो पीआरआई तो था ही था, यहां पे भी इस साल में भी वो क्या रहने वाला है दोस्तों, पीआरआई रहता है यहां तक। और 1 नवंबर के बाद ओहो मजा आ गया, 1 नवंबर के बाद उसे अपन लोग क्या कह देते हैं, उसे अपन लोग पीआरओआई कह देते हैं। बोलो क्या कह देते हैं, उसे अपन लोग पीआरओआई कह देते हैं। और सर उसके आगे आने वाले इसमें क्या करेंगे 1 अप्रैल से, उसे भी अपन लोग पीआरओआई ही कहते हैं, उसे भी क्या कहते हैं, बोलो पीआरओआई ही कहते हैं उस चीज को, ऐसा याद रखिएगा। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? सभी लोग बोलो मुझे, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे क्या, है ना? तो मैंने आपको क्या बताया सर, मैंने बहुत ही सिंपल सी चीजें आपके साथ डिस्कस किया। सबसे पहली सिंपल सी चीज क्या डिस्कस किया कि जिस समय वो व्यक्ति इंडिया से बाहर जा रहा है ना, उस समय तक तो वो पीआरआई है, उसके बाद वो जिस दिन से वो बाहर जा रहा है तब से आप पीआरओआई यहाँ पे ट्रीट करेंगे। परफेक्ट है, ओके सर, आ जाइए अब ध्यान दो। अब ये देखिए एग्जाम्पल फॉर द क्लॉज 3, अ पर्सन हु हैज अ ग्रीन कार्ड इन यूएसए, ठीक है, द ग्रीन कार्ड एंटाइटल्स अ पर्सन टू स्टे इन यूएसए एंड eventually become US citizen, हमें कोई लेना देना नहीं सिटीजनशिप से। If a person goes abroad and starts staying in USA, he will be non-resident from that date as he is to stay abroad indicates he is going out to stay there for an uncertain period से रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है सर। किसी के पास ग्रीन कार्ड है और वो वहां पे जा रहा है रहने के लिए, तो ऐसे केस के अंदर अनसर्टन पीरियड के लिए वो वहां पे रह सकता है। यूजुअली अगर आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है तो धक्के मार के आपको बाहर करेंगे वहां से, समझ रहे हैं ना बात को। तो ऐसे केस के अंदर इनका कहना है कि आप सिटीजनशिप वगैरह मत कीजिएगा यहाँ पे। ग्रीन कार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पे कैसे, अब आधार कार्ड तो नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ पे सबको मिल जाता है आधार कार्ड। ग्रीन कार्ड मतलब सिटीजनशिप, जिसके पास ग्रीन कार्ड है वही वहां पे रह सकता है, उसके अलावा बाकी लोग रह नहीं सकते, ऐसा वाला क्राइटेरिया रहता है वो थोड़ा, है ना। हरा कार्ड बोले, बहुत ही बढ़िया, बाप रे बाप क्या जबरदस्त चीज बताई आपने, सही में, है ना। आओ यहाँ पे ग्रीन कार्ड का हरा कार्ड कर दिया उसने, है ना। और बोले क्या, हमजा की एक दिन पिटाई हो जाएंगी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं आपसे, पक्का बोल रहा हूं मैं आपको, मैं पक्का बोल रहा हूं आपको। एक आध दिन कूट दिया जाएगा ये, और कोई लेना देना नहीं रहेगा, और कोई बचाने भी नहीं आएगा, है ना। आओ ध्यान दो, अब मैं बात करूंगा क्लॉज बी के बारे में, ठीक है। आ जाइए, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्लॉज, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, फालतू की बातें कर रहे हो। पहली बात तो मैं बताऊं क्या, ये आधा कंफ्यूजन तो ये आलतू फालतू लिम्ब वर्ड से यूज कर रहे हैं। अरे भाई साहब तुम्हें यूज ही क्यों करना है, मत करते यार, सीधा सीधा एक चार्ट बना के दे देते। लेकिन नहीं, जब तक आड़ा तिरछा वर्ड यूज ना करे और बच्चे 2-4 बार खुद के बाल ना नोचे, कैसे इनको मजा आए, तो इसलिए ऐसे चीजें कर रहे हैं। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्लॉज, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। हैज अ 2 एक्सेप्शन, लिम्ब 1 यूजेस द फ्रेज बट डज नॉट इंक्लूड, और थर्ड लिम्ब यूजेस द फ्रेज अदरवाइज देन। द यूज ऑफ 2 एक्सेप्शन मेक इट अ कॉम्प्लेक्स फॉर रीडिंग। खुद ही दिए वहां पे और खुद ही उसको अब बता रहे हैं कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर रीडिंग हो जा रहा है, ठीक है। आओ अब देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ इट स्टेट्स दैट अ पर्सन हैज केम टू इंडिया, अ पर्सन हैज कम टू इंडिया फॉर एनी रीजन अदरवाइज देन फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या सर्कमस्टांसेस विच इंडिकेशन अनसर्टन पीरियड विल बी नॉन रेसिडेंट। मतलब बोला जा रहा है कि ये 3 चीजों के लिए आया तो उसे रेसिडेंट बना देंगे, ये 3 चीजों के अलावा किसी और चीज के लिए आया दोस्तों तो अपन लोग उसको नॉन रेसिडेंट बनाए रखेंगे। दिस विल बी सो इफ द पर्सन हैज स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन अ प्रीसीडिंग ईयर। ऑब्वियस सी बात है, पिछले साल वो 182 डेज से ज्यादा यहाँ पे रहा है बेटा, पिछले बाहर के इसमें, तब जाके उसके बाद ये वाले क्लॉजेज यहाँ पे आ रहे हैं, तब तक थोड़ी ये क्लॉजेज आएंगे, तो हमको भी पता है हमें क्या बता रहे हैं। अब देखो, if a person comes to India on 1st of April 21 for visiting his parents, however his parents fall sick and stays till 31st March 22, after which he continues to stay in India, it is however certain that he will live India in next 6 months when his parents recover. His stay in India is neither for employment nor for business nor for circumstances that he will stay for uncertain period. In such a case, even if he has resided in India for more than 182 days in financial year 2021, he will continue to be नॉन रेसिडेंट फ्रॉम 1st of April ऑल्सो, है ना। ऑफ कोर्स ये वाला क्या रहने वाला है, पीआरओआई रहने वाला है, भले वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह गया हो, लेकिन वो 3 सर्कमस्टांसेस के लिए नहीं था।
तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे सर, इस चीज को PROI हम लोग यहाँ पे कहते हैं। क्या आप इस बात को समझे क्या? एकदम आसान। इफ अ पर्सन कम्स टू इंडिया ऑन 1st of April फॉर एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट है तो क्या होने वाला है, वो PROI होने वाला है सर बिजनेस। तो ऐसे केस के अंदर इसे अपन लोग कह देंगे ये PROI हो जाता है 1 जून 2021 से ये PROI रहने वाला है। अब ये देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस इज नॉट फॉर अ ईयर। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या ईयर का है क्या दोस्तों? नहीं, ये क्या होने वाला है, इट इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट। समझना बात को, ये क्या है, एक पर्टिकुलर डेट से रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे आ रहा है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स के अंदर अभी तो आप GST पढ़ रहे हो, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर भी आप रेसिडेंट का स्टेटस पढ़ते हो यहाँ पे, ठीक है। रेसिडेंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट क्या होता है, तो वहां पे जब आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे ना, वो पूरे ईयर के लिए होता है। समझना बात को, वो पूरे ईयर के लिए होता है। लेकिन ये वाली चीज एक पर्टिकुलर डेट, एक डेट से आगे के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स लॉ। अंडर इनकम टैक्स लॉ अ पर्सन हैज टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ हिज प्रीवियस ईयर। देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू लुक फॉर अ कंप्लीट ईयर फॉर डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। फेमा एक कैसा है बेटा, फेमा एक रेगुलेटरी लॉ है। वन हैज टू नो दैट अ पर्सन स्टेटस एट द टाइम ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शन। अपने को ट्रांजैक्शन के समय का स्टेटस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने को बाकी और कोई पंचायत नहीं है, इनसे कोई टैक्स वैक्स नहीं भराना है। लेकिन इनकम टैक्स में टैक्स भराना होता है तो पूरे साल की इनकम को ठोक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या बात है, झरना हमारे क्लास में आती हुई बेहतर हुए आ जाइए। अब अगर मैं बात करूं, इफ इट इज फॉर एग्जाम्पल, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, अ पर्सन कम्स टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो उसका स्टेटस क्या होता है, ओनली व्हेन द ईयर इज कंप्लीटेड। हाउ विल ही एंड अदर पीपल एंटर इनटू अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन विद ईच अदर। तो ऐसे केस के अंदर इन्होंने क्या बोल के रखा है बेटा, कि इसलिए बोल के रखा है कि जिस समय आप आ रहे हो ना, समझना बात को, जिस समय आप आ रहे हो हमारे कंट्री के अंदर, जिस पॉइंट ऑफ डेट के ऊपर, पर्टिकुलर डेट के ऊपर आ रहे हो, उसी दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे आप PRI हो रहे हो या PROI हो रहे हो। क्योंकि अगर आप PROI, मान लीजिए अगर ईयर एंड होने का इंतजार करते तो PROI के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता था क्या? नहीं। याद करना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अपन ने पढ़ के रखा था, वो जब आता नहीं था कि यूनिट नंबर 3 डिस्क्वालिफाइड पर्संस के अंदर बाहर वाले व्यक्तियों को अपन ने डिस्क्वालिफाइड करके रखे थे, पार्शियल डिस्क्वालिफिकेशन लगा के रखा था उनके ऊपर। तो ये वाली चीजें यहाँ पे हो रही है। तो इनका कहना है कि सर कौन इतना इंतजार करेगा, हम एक काम करेंगे करके हम अभी से ही इनके साथ क्या करेंगे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे, मतलब इसलिए उस दिन पर्टिकुलर डेट से यहाँ पे चीजें देखी जाती है। क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हो क्या? जमाए, बोलो जल्दी से, जमाए या नहीं है? हाँ सर, एकदम बढ़िया तरीके से जमाए करके, ठीक है। आ जाइए, अब देखो क्या बोला जा रहा है। इट इज अंडरस्टूड दैट द कंडीशन अप्लाइज ओनली टू इंडिविजुअल, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन, एज दे कैनॉट गेट एम्प्लॉयड, कैनॉट गो आउट ऑफ इंडिया और कम टू इंडिया, हेंस दे डू नॉट कम विद इन द एम्बिट। या विद इन द एम्बिट का मतलब होता है पर व्यू। क्या मतलब होता है, बोलो जल्दी से मुझे, पर व्यू, ठीक है, ऑफ द विद इन द पर व्यू ऑफ द सेकेंड और थर्ड लिम्स। दीज एंटिटीज आर द HUF या AOP आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट लाइक कॉर्पोरेट entities, not the definition can be stretched for applying the अलग-अलग criteria केस में। Hence legally the definition of HUF, AOP, BOI fails. Practically if the HUF, AOP are in India, they will be considered as an Indian resident. सिंपल सी बात है, आपको बस इतना देखना है कि सर ये काम कहाँ पे कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करने वाले लोग जो है ना वो काम कहाँ पे कर रहे हैं करके। अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या वाली चीज आ रही है सर, सिंपल सी बात है, ये रेसिडेंट माना जाता है। अब सर पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट है तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, अगर वो रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के अंदर तो PRI है। उसके अलावा तो आप जानते ही है। फिर ब्रांच या ऑफिस है दोस्तों, जो ब्रांच और ऑफिस भले आउटसाइड इंडिया है लेकिन उसको अगर ओन या कंट्रोल किया जा रहा है PRI के द्वारा, तो अपन लोग उस ब्रांच या ऑफिस को क्या ट्रीट कर लेते हैं सर, PRI ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है सर। उसके बाद देखो क्या बोला, दिस कैन नॉट सेटअप द ब्रांच आउटसाइड इंडिया एंड अटेम्प्ट टू अवॉइड फेमा प्रोविजंस करके। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझ के अपने ब्रांच को बाहर ओपन करता है ये सोच के कि मैं फेमा के प्रोविजंस को यू बना लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे बात को? इनडायरेक्ट इफेक्ट भी हमने आपके ऊपर डाल के रखा है। याद आ रहा है कि अपन ने कल देखा था एक सब्सिडरी और उससे दूसरे सब्सिडरी, तो उसको भी अपन ने फेमा के परव्यू के अंदर लाके रखा है। समझ गए?
अब देखो, अब अगर कोई भी एजेंसी है बेटा वो जो इन इंडिया है लेकिन ये ओन या कंट्रोल है पीआरओआई के द्वारा, तो उसे अपन लोग क्या पीआरआई ट्रीट करते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम काम कहाँ कर रहे हो, इंडिया के अंदर काम कर रहे हो। अगर तुम इंडिया के अंदर काम कर रहे हो तो ऐसे केस के अंदर आपको हमारे इसमें रहना होगा, आपको हमसे बच के रहना होगा, ऐसा गवर्नमेंट यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे आपकी पूरी पूरी चीजें कवर होती है रेसिडेंशियल से रिलेटेड। बहुत ही फालतू चीजें थी मैं जानता हूँ, अभी आज जो अभी तक अपन ने पढ़ा, क्योंकि ये चीज अपन ने पहले से पढ़ चुके हैं, बट एक बार मैं फाइनल टच आपको दे देता हूं कि क्या क्या चीजें अपन ने देखे थे, उसके बारे में बात करूंगा मैं। देखिए क्या बारे में बात की है सर, इंडिविजुअल के बारे में बात कर लेते हैं। जरा मुझे बताइए, एक मैं दे देता हूं रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया या रेसिडेंट फॉर लेस देन कर देता हूं। लेस देन या इक्वल टू कितना हुआ बेटा, 182 डेज। दूसरा क्या हुआ बेटा, रेसिडेंट हुआ ग्रेटर देन 182 डेज से रिगार्डिंग यहाँ पे बात हुई। अगर सर रेसिडेंट लेस देन 182 डेज है तो वैसे तो वो क्या होने वाला है, PROI होने वाला है। लेकिन अगर वो इंडिया में आता है, मान लीजिए स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आता है दोस्तों, तो ऐसे केस के अंदर उसे अपन लोग क्या कह देते हैं, PRI का नाम हम लोग दे देते हैं। 182 डेज से ज्यादा है, 182 डेज से ज्यादा है। अब ऐसे केस में गोइंग आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया अगर वो जा रहा है यहाँ पे, और वो भी कौन सी चीज के लिए, स्पेसिफाइड, 3 स्पेसिफाइड पर्पस है, तो इसके केस के अंदर अपन इसको PRI कह देते हैं। नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए वो जा रहा है दोस्तों, तो उसे अपन लोग क्या नाम देते हैं, कैरी फॉरवर्ड का अपन लोग यहाँ पे नाम देते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसका स्टेटस। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो मतलब जो पिछले बार का स्टेटस था वही वाले स्टेटस को कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे किया जाता है। फिर हमने क्या देखा था सर, फिर हम लोगों ने क्या देखा था, बोलो ना। इन इंडिया अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, इंडिया के अंदर कोई व्यक्ति आ रहा है, 3 पर्पस के लिए आ रहा है, तो अपन लोग कह देंगे, इसे अपन लोग क्या कह रहे हैं, PRI कहते हैं। इस 3 पर्पस के अलावा अदर किसी पर्पस के लिए आ रहा है तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं, PROI कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, PROI हम लोग इसे कहते हैं। क्या आप इस बात को समझे? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलिए मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ आपके साथ, है ना? यस सर, चलिए आ जाएंगे, ध्यान दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनो, इलस्ट्रेशन 1 के बारे में बात करेंगे। देखिए, मिस्टर एक्स हैज रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। वो क्या कर रहा है बताइए मुझे जल्दी से, फाइनेंशियल ईयर 1920 में रिसाइड कर रहा है वो, फॉर लेस देन कितना, देखो लेस देन 182 डेज से रिसाइड किया है इंडिया में, ठीक है सर। ही हैड कम टू इंडिया ऑन 1st of April 2020 फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस। अच्छा, ही इंटेंड्स टू लिव इंडिया ऑन 30th of April 21 एंड लीव इंडिया, he intends to leave and leave India on 30th June. Determine his residential status for 2021 and 21-22 up to the date of departure से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। तो वो सर कब आया, ये डिसाइडेड इंडिया ड्यूरिंग द फाइनल ईयर 1920 में फॉर लेस देन 182 डेज है। तो ऑब्वियस सी बात है 2021 में यहाँ पे क्या, कम टू इंडिया ऑन 1st of कैरिंग ऑन बिजनेस। तो ऐसे केस में वो क्या रहने वाला है बताइए मुझे जल्दी से, PRI से रिलेटेड सर यहाँ पे बात रहने वाली है। देखो, एज एक्सप्लेन अबव, मिस्टर एक्स विल बी कंसिडर्ड एज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑन 1st of April 2020, क्योंकि वो आया है कौन से पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, स्पेसिफाइड पर्पस है इसलिए PRI कहेंगे, ठीक है। एज रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल ईयर 2021, एक्स वुड बी कंटिन्यू टू बी इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम 1st of April 21। क्यों, क्योंकि इंटेंड्स टू लीव इंडिया ऑन 30 जून। तो ऐसे केस के अंदर अब यहाँ पे रीजन नहीं बताया गया कौन सी चीज के लिए वो इंडिया से छोड़ के जा रहा है, तो उसका स्टेटस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे होता है, और क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है इसलिए उसको PRI ही रखा जा रहा है। बस यही वाली बात यहाँ पे आ रही है। अब देखो, इफ ही लिव्स इंडिया फॉर अ पर्पस फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या वोकेशन, तो ऐसे केस के अंदर उसका इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड पीरियड है, तब जाके वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया फ्रॉम डेट ऑफ डिपार्चर माना जाता था, सीज टू एग्जिस्ट, मतलब तब वो यहाँ पे PROI माना जाता था। क्या माना जाता था बोलो, PROI वो वहां पे माना जाता था, ठीक है सर, परफेक्ट है। अब देखो, इट मे बी नोटेड दैट इवन इफ मिस्टर एक्स इज अ फॉरेन सिटीजन, ही हैज नॉट लेफ्ट इंडिया फॉर एनी ऑफ दीज पर्पस। अब इसलिए वो भली फॉरेन सिटीजन है, बस किसी भी पर्पस के लिए नहीं दिया, तो उसका स्टेटस कैरी फॉरवर्ड हो गया, और क्योंकि स्टेटस उसका कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो वो स्टेटस किसका था, PRI का स्टेटस था, और अभी भी वो स्टेटस को कंटिन्यू रहने वाला है। एक बार फट से गो थ्रू करेंगे, जल्दी से गो थ्रू करेंगे यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 को। डन है।
आओ। Mr. Z had resided in India during financial year 1920. He left India on 1st of August 20 for United States for pursuing higher studies for 3 years के लिए। अब मैंने आपको बता के रखा हूँ हायर स्टडीज को आप स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अपन लोग ले सकते हैं क्या, बोलो जल्दी से मुझे। हाँ सर, हायर स्टडीज को अपन लोग स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ले लेंगे और मतलब ऐसा मान लेंगे कि हाँ वो कुछ ना कुछ और उसको PROI ट्रीट करवा देंगे करके। देखो, व्हाट वुड बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड ड्यूरिंग 21-22। तो देखो, मिस्टर जेड हैज रिसाइडेड इन इंडिया 1920 फॉर मोर देन 182 डेज, और ऐसे केस के अंदर आफ्टर दैट ही हैज गॉन आउटसाइड टू USA फॉर हायर स्टडीज। ही हैज नॉट गॉन आउट टू स्टे फॉर इंडिया फॉर टेकिंग एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या अदर पर्पस अनसर्टन पीरियड के लिए, है ना। अकॉर्डिंगली ही वुड बी अ पर्सन ओ हो मजा आ गया। ये क्या होना चाहिए दोस्तों, ही वुड बी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया रहना चाहिए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021। लेकिन RBI, मजा आ गया सर। अब किसमें देखो, RBI ने क्लैरिफिकेशन दिया है क्या 8 ऑफ दिसंबर 2003 को कि स्टूडेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट। हम लोग कंसिडर कर लेंगे उनको PROI, जो बेटा कहा जाते हैं, जो वहां पे जाते हैं, समझ रहे बात को। बिकॉज स्टूडेंट स्टार्ट वर्किंग देयर टू टेक केयर स्टे एंड कॉस्ट ऑफ स्टडीज वगैरह को देखने के लिए जनरली जो भी जाता है ना, वो वहां पे कामकाज करना चालू कर ही देता है। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे बच्चे माँ बाप के पैसों पे पल रहे होते हैं, लेकिन वहां पे खर्चे इतने ज्यादा है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खुद से वहां पे समझ रहे जॉब करते हैं पलने बढ़ने के लिए। तो ऐसे इसके अंदर वो एम्प्लॉयमेंट लेंगे, और एम्प्लॉयमेंट लेंगे तो स्पेसिफाइड पर्पस तो PROI। खत्म हो गई बात, बस खत्म हो गई बात। यहां पे आ जाओ। अब देखो, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 ही वुड नॉट हैव बीन इन इंडिया फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 182 डेज। तो ऐसे केस के अंदर वैसे ही वो क्या रहने वाला है, वैसे ही वो PROI का स्टेटस वहां पे रखने वाला है। वो तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो जाओ जल्दी से, देखो जल्दी से, फट से देखो यहाँ पे सेकेंड वाला देखो। स्टूडेंट लोन लेके, कोई भी लोन लेने दो यार, तुम उनको जाना तो दो। हो गया, हो गया तो बोलो मुझे, आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ ये देख लो, ये वाला पढ़ लो। चलो चालू करें। इलस्ट्रेशन 3 के ऊपर बढ़ सकता हूं क्या मैं, है ना। आओ देखो, देखो यहाँ पे टॉय लिमिटेड इज अ जापानीज कंपनी। एक मिनट होल्ड करना होगा आपको। चलिए आइए, क्या बोला जा रहा है देखेंगे। यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टॉय लिमिटेड के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ देखो, इनका कहना है कि टॉय लिमिटेड क्या है, एक जापानीज कंपनी है। अच्छा सर ठीक है। हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनके अलग अलग बिजनेस यूनिट्स है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। इट इज अ रोबोटिक यूनिट विच हैज हेडक्वार्टर्स इन मुंबई, अच्छा, एंड हैज अ ब्रांच इन सिंगापुर। The headquarters at Mumbai controls the Singapore branch of a robotic unit. What would be the residential status of robotic unit in Mumbai and what are the Singapore branch?
तो मुंबई के अंदर क्या होगा और सिंगापुर के अंदर यहाँ पे क्या रहने वाला है करके, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, चलो 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 आओ देखो। Toy Limited being a Japanese company would be an person resident outside India, बराबर है सर, ये PRO है। टू यू क्या डिफाइन करता है, पर्सन को, जिसमें से सेवेंथ वाली चीज कहता है कि वो सारी एजेंसीज ऑफिस जो कंट्रोल है बाय सच पर्सन। तो ऐसे कि इसके अंदर पर्सन जो रेफर कर रहा है टू इंक्लूड किया गया वन के अंदर। तो मुझे आप एक बात बताइए कि रोबोटिक यूनिट मुंबई में है ना, तो मुंबई में है तो ऐसे कि इसके अंदर क्या वो पर्सन के अंदर ब्रांच ऑफ कंपनी है तो क्या वो पर्सन ट्रीट की जाएंगी क्या? हाँ सर। अब अपन ने एक चीज देखा है कि अगर कोई चीज भले आउटसाइड PROI अगर कोई चीज कंट्रोल करता है ऐसे यूनिट को, ऐसे ब्रांच को जो इन इंडिया है, तो भी उसे क्या ट्रीट किया जाता है? PRI ट्रीट किया जाता है, बराबर ना। इंडिया में अगर कोई चीज है PRI ट्रीट करेंगे, और इंडिया का यूनिट अगर किसी बाहर वाले यूनिट को ट्रीट करे दोस्तों, बाहर वाले यूनिट को कंट्रोल करे दोस्तों, तो सिंगापुर को भी क्या अपन लोग PRI बना के छोड़ेंगे क्या? हाँ सर, PRI बना के छोड़ेंगे, बस यही वाली बात यहां पे कर रहे हैं, देखिएगा। हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज 5 क्या कहता है यहाँ पे देखिए, डिफाइंस अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अंडर दिस क्लॉज 3 अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया वुड इंक्लूड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस इन इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब देखो ऑफिस वगैरह जो है ना वो इंडिया के अंदर है, और जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है दोस्तों? कंट्रोल कौन कर रहा है बोलो जल्दी से मुझे। जो आउटसाइड इंडिया वाले लोग हैं ना, वो भली उसको कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसको क्या ट्रीट किया जाता है? PRI ट्रीट किया जाता है। बोलो क्या ट्रीट किया जाता है? PRI ट्रीट किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब देखो रोबोटिक हेडक्वार्टर्स इन मुंबई में जो है ना, विच इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। क्या बोला? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एज डिस्कस्ड अबव। तो वो भी क्या ट्रीट करेंगे सर? उसे भी अपन PRI ट्रीट कर देते हैं। मजा आ गया क्या? जबरदस्त सवाल है सर, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल, मस्त खेला इंस्टीट्यूट ने। अच्छा इलस्ट्रेशन, पहली बार अच्छा इलस्ट्रेशन देख रखा है। अब देखिए नेक्स्ट वाली चीज को, बेटा अपने आधे पेजेस हो गए, समझ रहे आप बात को? 50% ऑफ अपने पेजेस कंप्लीट हो गए फेमा के, झूठ नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं कवरेज की बात करूं तो 30% का ही कवरेज हुआ है, 70% बचा हुआ है अभी भी, है ना। चलो आओ, 3 ही दिन हुए अभी तक, तो समझ रहे हो, 3 ही दिन हुए। लेकिन हाँ, क्योंकि PROI और PRI का जो है ना वो अच्छा बड़ा टॉपिक है, ऐसा छोटा सा टॉपिक नहीं है वो, इसलिए ऐसा कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो, मिस आलिया इज एन एयर होस्टेस। ओ हो क्या बात है, इन अ ब्रिटिश एयरवेज। ओ हो अब तो क्या बात है। आओ, शी फ्लाइज फॉर 12 days इन अ मंथ, मान ही नहीं रही है अभी, एंड देयरफॉर टेक्स अ ब्रेक फॉर 18 days। जिंदगी हो तो ऐसी हो बेटा। आइए उसके बाद देखो फिर, ड्यूरिंग द ब्रेक शी इज अकोमोडेटेड इन द बेस विच इज नॉर्मली द सिटी वेयर एयरलाइन इज हेडक्वार्टर्ड। However, for security consideration, she was based at a मुंबई। अच्छा, मुंबई में फॉर सिक्योरिटी रीजन से मुंबई में रखा उसको। अच्छा ठीक है ये भी। आइए उसके बाद, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शी वॉज अकोमोडेटेड इन मुंबई फॉर मोर देन 182 days। तो मैंने अपन को बताया था बेटा ये एम्प्लॉयमेंट वाला केस है, याद आ रहा है क्या आपको? याद आ रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट के कारण है, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट के कारण है। तो ऐसे केस के अंदर अपन इसको क्या ट्रीट करते हैं सर? PROI ट्रीट करते हैं क्या? सभी लोग बताए मुझे, है ना। हाँ सर, लेकिन अगर ये एम्प्लॉयमेंट में रहा होती, अगर ये एम्प्लॉयड होती, मान लीजिए ये वहां पे काम कर रही होती है ना, तो ऐसे केस के अंदर फिर अपन लोग उसको PRI ट्रीट कर लेते हैं, समझ रहे हैं बात को। लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट के कारण आ रही है वहां पे, तो इसलिए अपन लोग इसको PROI का दर्जा यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए मिस आलिया, ठीक है सर, आ जाइए। उसके बाद देखो, स्टेड इन इंडिया मुंबई बेस्ड फॉर मोर देन 182 days प्रिसीडिंग, हाउएवर शी इज एम्प्लॉयड इन UK, ठीक है। She has not come to India for employment, business or circumstances which indicate her intention to stay for uncertain period. Under this section 2, such person are considered as an Indian resident even if they had stayed for 182 days. Even अगर वो exceed करते हैं 182 days से ज़्यादा तो भी। Thus, while Miss Alia may have stayed in India for more than 182 days, she cannot be considered to be the person resident in India. तो अपन उसको क्या PRI ट्रीट करेंगे क्या दोस्तों? नहीं, अपन लोग उसको PRI बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करेंगे। PRI उसको ट्रीट नहीं करने वाले हैं, हम लोग उसको क्या ट्रीट करेंगे? PROI अपन लोग उसको ट्रीट करने वाले, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयड होती मुंबई के अंदर तो डेफिनेटली अपन लोग फिर उसको PRI का दर्जा यहाँ पे दे दिए होते। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? बोलो जल्दी से मुझे, हाँ सर समझ गए, कह दो ना जल्दी से, हाँ सर समझ गए करके हम लोग, है ना। बोलो 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 बोलो, हाँ सर समझ गए। चलिए आ जाइए, अब चलेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। चले क्या? बोलो जल्दी से। यहाँ पे अपनी एक चीज कवर होती है, सेक्शन नंबर 2 के जितने भी इन्होंने डेफिनेशंस दी थी वो डेफिनेशंस अपनी पूरी फिनिश ऑफ हो जाती है। देखो मॉड्यूल से इसलिए भी पढ़ रहे कि आपके मन में, अब सबसे पहली बात तो न्यू कोर्स वाली चीज है ना, कि न्यू कोर्स में अपन ने 100% पूरा कॉन्टेंट मॉड्यूल का कवर करते हुए चल रहे। देख लेना, इसके बाहर कुछ आने नहीं वाला है। मतलब ऐसा देखा जाता है न्यू कोर्स
कोर्स के जो पहले 2 से 4 अटेम्प्ट होते हैं ना बेटा, इसके अंदर तो केवल और केवल सिर्फ मॉड्यूल के ही क्वेश्चन नजर आते हैं पेपर के अंदर, झूठ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मॉड्यूल ही मॉड्यूल नजर आती है। फाइनल लेवल पे तो ऐसा मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया था, इंटरमीडिएट लेवल पे अब पता चलेगा। ठीक है, आ जाइए। चलो अब मैं बात करूंगा आपके साथ यहाँ पे रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट से रिगार्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 3 किसके बारे में बात करेंगे बोलो? सेक्शन नंबर 3। तो इनका क्या कहना है? सेक्शन नंबर 3 बात करता है कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता विदाउट अथराइज पर्सन के प्रेजेंट होना। देखो अथराइज पर्सन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन में देखा, जो व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज कर सकता है, सिक्योरिटीज फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करवा सकता है, ऐसी अलग अलग जो चीजें ऑफशोर बैंकिंग यूनिट सेट कर सकता है ना। जैसे मैंने ताज ग्रुप ऑफ होटल्स बोला, बैंक्स हो गए सारी की सारी, केसरी टूर्स एंड ट्रैवल्स हो गए बेटा, ये लोगों को अथराइज पर्सन, आरबीआई इन लोगों को सर्टिफिकेट देता है कि आप कुछ कुछ हरकतें क्या कर सकते हो। दोस्तों समझना बात को, आप कुछ कुछ हरकतें तो बिल्कुल से कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। समझ रहे हैं बात को? उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो हम लोग उसी से रिलेटेड अभी चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, देखिए अब डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर 3 यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेक्शन नंबर 3 चर्चा कर रही है। देखो सबसे पहले क्या बोला, नो पर्सन शाल, कोई भी व्यक्ति नो पर्सन, देखो नो पर्सन शाल, क्या बोला यहाँ पे? नो पर्सन शाल, बोलो मेरे साथ, नो पर्सन शाल, सभी लोग बोलेंगे नो पर्सन शाल, नो पर्सन शाल, कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा ये तीनों चीजें, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये 3 चीजें हम लोग आपको नहीं करने देने वाले। समझ गए क्या बात को? 3 चीजें हम लोग आपको नहीं करने देने वाले। सबसे पहला देखो क्या बोला, सबसे पहला डील नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, कौन से चीज को? फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन सिक्योरिटी को, टू एनी पर्सन नॉट बीइंग ऑथराइज पर्सन। मतलब अगर आप डील भी नहीं कर सकते पहली बात तो, ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, कौन सी चीज को? ना ही फॉरेन सिक्योरिटी को, ना ही फॉरेन एक्सचेंज को, जब तक आप अथराइज पर्सन ना हो, या आप किसी अथराइज पर्सन के थ्रू नहीं करवाते। मतलब आप बोलते हैं मैं खुद से डॉलर लेके जाके कैश कलेक्ट करूंगा ना, आपने अथराइज पर्सन से ही उसे एक्सचेंज करवाना है, आपने अथराइज पर्सन के थ्रू ही फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करवाना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। समझ गए आप बात को? दूसरा देखो, मेक्स एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मेक एनी मैनर। मतलब आप किसी को पेमेंट नहीं कर सकते, ना ही आप क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन, मतलब ना ही आप पेमेंट कर सकते, ना किसी भी प्रकार के बिल, जब तक अथराइज पर्सन यहां पे नहीं आ जाता। तो पीआरओआई के साथ भी आप लोग डील कर सकते हो क्या? कैश वगैरह के अंदर नहीं सर, वो भी हम लोग नहीं कर सकते। और इसके देखो, ये पेमेंट के बारे में बात कर लिया, तो ये रिसीव के बारे में बात कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? एक पेमेंट के बारे में बात किया तो एक रिसीव के बारे में बात किया, एक पेमेंट के बारे में बात किया तो एक रिसीव के बारे में बात किया, एक पेमेंट के बारे में बात किया तो एक रिसीव के बारे में बात किया। रिसीव अदरवाइज देन थ्रू अथराइज पर्सन, मतलब क्या बोला? आप पैसा नहीं रिसीव कर सकते अथराइज पर्सन के अलावा किसी भी व्यक्ति से। क्या बोला मैंने? किसी भी व्यक्ति से आप अथराइज पर्सन के अलावा पैसा नहीं रिसीव कर सकते जो पर्सन आउटसाइड इंडिया आपको दे रहा हो। तो अगर कोई व्यक्ति है, सुनो सुनो सुनो, अगर कोई व्यक्ति है जो आउटसाइड इंडिया और वो आपको पिस्सा भिजवा रहा है, तो आप उसको अथराइज पर्सन के थ्रू ही एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके अलावा आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, उसके अलावा एक्सेप्ट यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। बस उसी के बारे में चर्चा यहाँ पे हो रही है। समझे या नहीं समझे? बोलो जल्दी से मुझे, समझे या नहीं समझे? हाँ सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझे, है ना? समझू ना? बोलो जल्दी से, समझू ना? यस सर। चलिए आइए दे दो एक्सप्लेनेशन। और अब देखो क्या बोला गया, डी वाला पॉइंट, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चाहे इंडिया में हो एज अ कंसिडरेशन फॉर या एसोसिएशन या एक्विजिशन या क्रिएशन या ट्रांसफर ऑफ एनी राइट टू एक्वायर एनी असेट आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। मतलब इनका क्या कहना है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे शाहरुख खान दुबई के अंदर कोई फ्लैट खरीदना चाहता है तो उसको अथराइज पर्सन के थ्रू ही उस फ्लैट को खरीदना है, वो डायरेक्ट नहीं जा सकता मेरे पास पढ़ाई करके डॉलर दे देता हूं तुमको एकदम बढ़िया तरीके से। समझ गए आप बात को, है ना? तो अरे बेटा समझो स्वरूप, ये जो कंपनीज होती है यही अथराइज पर्सन बनती है। समझ रहे? ये कंपनीज को कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट दिया अथराइज पर्सन का, तभी वो उसके अंदर डील कर पा रही है। और जो इस कंपनी का आपने नाम किया ना, ये तो एक इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म तरह होता है। आप हमको रुपये में पैसा दो, हम डॉलर में पेमेंट करेंगे। आप उधर से भी इंडिया का अगर कोई हो रहा है तो आप हमको डॉलर में पैसा दो, हम आपको रुपये में खरीद के देंगे करके। समझ रहे हैं आप बात को? ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो 4 प्रकार की चीजें अपन ने देखा। सेक्शन 3 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, समझना, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का आदान प्रदान करना चाहता है ना, तो वो यहाँ पे तभी कर सकता है जब अथराइज पर्सन का वो सहारा ले रहा हो। मतलब वो डील कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर अगर वो अथराइज पर्सन हो तो। दूसरा, वो पेमेंट
पेमेंट कर सकता है बाहर वाले व्यक्ति को, तीसरा पैसा रिसीव कर सकता है, चौथा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई भी असेट को अगर आपको एक्वायर करना है आउटसाइड इंडिया तो ऐसे केस के अंदर वो अथराइज पर्सन के थ्रू ही कर सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, वो अथराइज पर्सन के थ्रू ही कर सकता है। ऐसी वाली पूरी चर्चा यहाँ पे हो गई है क्या, समझ गए हैं क्या, हो गई है क्या, समझ गए हैं क्या, बोलो जल्दी से सभी लोग। हाँ सर एकदम बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं करके, ठीक है। तो अबव ट्रांजैक्शन को क्या कर सकते हैं, द अबव ट्रांजैक्शन में कैरिड ऑन एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, या उसके बाद ये जनरल या स्पेशल परमिशन ऑफ आरबीआई लेके आप वो ट्रांजैक्शन को कर सकते हो, जैसा एक्ट में बोला, या आरबीआई से परमिशन मतलब आपको सर्टिफिकेट लेना होता है, ऐसी वाली बात ये लोग कर रहे हैं। समझे समझे समझे, बोलो समझे समझे समझे। यस सर, देखिए एक बार गो थ्रू करेंगे, बिल्कुल गो थ्रू करेंगे, जल्दी से गो थ्रू करो। चलो हुआ, बोलो जल्दी से मुझे। चलो आओ ध्यान दो, कल क्लास है ना, कल क्लास है दोस्तों, 6:30 बजे का, सॉरी 6 बजे का क्लास है अपना कल। आपको छुट्टी 20 और 21 तारीख की छुट्टी रहेंगी आपको, ठीक है। नॉर्मल मेरा 6 बजे का ही टाइमिंग है, कल भी 6 बजे का टाइमिंग है, परसों भी 6 बजे का है, मतलब रोज 6 बजे का टाइमिंग है। 20 और 21 को आपको छुट्टी, सुबह थोड़ी 6 बजे, कुछ भी बातें करते फालतू की, तुमसे उठना हो रहा क्या, मेरे को बता रहे वहां पे। मैं तो उठ सकता था पहले पर अब नहीं। आओ अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, चलिए दोस्तों ध्यान देंगे, फोकस करेंगे स्क्रीन के ऊपर, सभी लोग आ जाए यहाँ पे, है ना, आ जाइए। अब अगर हम लोग चर्चा करें, सुनो सुनो सुनो, ध्यान देंगे, फोकस करना स्क्रीन के ऊपर, एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान देना। मैं तो उठ भी जाऊँ बेटा, है ना, मैं तो पढ़ा भी दूँ, लेकिन तुमसे ना हो, तुम 1 नंबर के हलाल हो, है ना, तुमसे नहीं होने वाली कुछ चीजें, तो तुम रहने दो। 6 बजे भी तुम आ रहे हो तो यहाँ पे भी तुमको आधे लोगों को नींद आ रही होंगी, अभी मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ आपसे। भगवान से तो डरो, लिखने से पहले 6 बजे सुबह का। हाँ आओ चलो। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ दोस्तों, आपने यहाँ पे आपने फोकस करना है स्क्रीन के ऊपर, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। सुनो 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 सुनो, ध्यान दो, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, ये क्लॉज के लिए समझना बात को, ये क्लॉज के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का पेमेंट, मेकिंग एनी पेमेंट और एनी क्रेडिट ऑफ द पर्सन और रिसीविंग एनी पेमेंट और बाय ऑर्डर और बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, ड्रॉइंग और इशूइंग या नेगेटिंग एनी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट या ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी या एक्नॉलेजिंग ऑफ एनी डेट, ये सारे चीजों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नाम यहाँ पे दिया जाता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, पैसा लेना, पैसा देना, किसी भी फॉर्म में, चाहे एक्चुअल फॉर्म में हो, चाहे यहाँ पे बाकी कोई इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में हो, ये सारी चीजें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर यहाँ पे आते हैं। क्या आप बात को समझे क्या, बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या बात को समझे। हाँ सर, अब उसके बाद देखो, This section imposes a blanket restriction on specified transaction. This section applies to PRI और PROI. किसको किसको अप्लाई होता है बोलो, PRI को होता है, और किसको अप्लाई होता है, और PROI को भी अप्लाई होता है। The purpose of this section is to regulate inflow and outflow of foreign exchange through authorized dealers और and is permitted and in the permitted manner. मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में बात कर रहा है। सिंपल सी बात है कि अथराइज पर्सन के अलावा हम आपको इनफ्लो आउटफ्लो करने नहीं देंगे, आपको जो करना कर डालो, हम आपको बिल्कुल भी यहाँ पे छेड़खानियां नहीं करने देंगे। बस उसी से रिलेटेड ये बात कर रहा है पूरा सेक्शन नंबर, कौन सा, सेक्शन नंबर 3। बोलो कौन सा बात कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 3 के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब देखो एग्जांपल्स के रिगार्डिंग ये कुछ चीजें समझाना चाहते हैं, आइए समझते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जांपल पर्टेनिंग टू क्लॉज ए, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। अ PROI comes to India and would like to sell $1000 to his friend who is
रेसिडेंट इन इंडिया। सब जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। देखो एक पीआरओ है, मान लीजिए जैसे बिली मेरा दोस्त है बेटा, बिली आता है इंडिया में और वो मुझे $1000 बेचना चाहता है, मुझे ऑफर करता है ये रेट बेटर देन बैंक्स, बाकी लोग 80 रुपए में बेच रहे, तू एक काम कर 70 में खरीद लो आईजी सर आप, है ना, ये वही कोड है, ऐसा बिली बोल भी रहा है। तो क्या ये हो सकता है कि ऐसा, मुझे बताइए। नहीं हो सकता सर, क्योंकि एक फॉरेन एक्सचेंज है और इसके लिए ऑथराइज पर्सन के साथ डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज मैं यहां पे चीजें कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं। अब देखो एग्जाम दूसरा, पीआरओआई हैज अ इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया, ही रिक्वेस्ट हिज ब्रदर इन लॉ टू पे द इंश्योरेंस प्रीमियम। बहुत बढ़िया। दिस विल बी अमाउंट ऑफ अ पेमेंट फॉर द क्रेडिट ऑफ नॉन रेसिडेंट, तो ये परमिटेड नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं आप बात को। अगर आपको कोई भी चीज करना है यहाँ पे, तो ऐसे केस के अंदर आपको अथराइज पर्सन का यहाँ पे क्या लेना होगा, मतलब अथराइज पर्सन के थ्रू करवाना होगा। अब देखो एक फॉरेन टूरिस्ट केम टू इन इंडिया, टेक्स अ फूड एट रेस्टोरेंट, वो पे करना चाहता है $20। अच्छा $20 इंटू 80 मतलब 1600 रुपए का बिल हुआ, ठीक है चलता है। इन कैश टू द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट कैन नॉट एक्सेप्ट कैश एज इट विल बी रिसिप्ट अदरवाइज देन थ्रू अथराइज पर्सन। मतलब रेस्टोरेंट बोलेंगे एक काम कर एसबीआई के पास जा, उसको डॉलर दे, उससे कैश ले और मेरे को यहाँ पे पेमेंट कर, फालतू की बकवासबाजी मत करना, बर्तन धोने लगाऊंगा, ऐसा रेस्टोरेंट वाला बोल सकता है क्या, बिल्कुल बोल सकता है। एग्जांपल पर्टेनिंग टू क्लॉज डी, देखो ट्रांजैक्शन कवर्ड बाय सबसेक्शन आर नोन एज हवाला ट्रांजैक्शन। अच्छा, एन इंडियन रेसिडेंट रिसीव 70,000 इन कैश टू एन इंडियन डीलर, फॉर दिस ट्रांजैक्शन ब्रदर इन दुबई विल गेट $1,000 फ्रॉम द दुबई डीलर, द टू डील्स में सेटल द ट्रांजैक्शन लेटर। हाउएवर ये ट्रांजैक्शन परमिटेड होंगे क्या, नहीं सर, हवाला ट्रांजैक्शन तो वैसे अलाउ नहीं होंगे। बहुत से मूवीज में आपने ऐसे देखा होगा ना, आधी नोट बताते और अपने को पैसों की बैग मिल जाती, वो सब क्या है, हवाला ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं। वहां पे फॉरेन में किसी और ने किसी और को पैसे दे दिए, यहाँ पे आप वही पैसे को कैश में कलेक्ट कर रहे थे हो किसी और से, तो उसे हवाला ट्रांजैक्शन के बारे में यहाँ पे बोला जाता है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे, बोलिए ना जल्दी से मुझे। हाँ सर, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग चीजों को समझ पा रहे हैं। चलिए आ जाएंगे, अब ध्यान दो, अब यहाँ पे बात करेंगे होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या आप यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड करके रख सकते हो क्या, सेक्शन नंबर 4 यहाँ पे चर्चा का बात कर रहा है। छोटा सा सेक्शन है, फिर इसके बाद अपना चालू होने जा रहा है सबसे ज्यादा मेन वाली चीज, और वो कौन से, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, वो सारी चीजों को पढ़ना फिर अपना स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है, जो एक लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, जिसमें अपन को पढ़ना है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है। बस ये 2 प्रकार के ट्रांजैक्शन को पढ़ना है और आपका चैप्टर खत्म। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, वो उसके अंदर और मल्टीपल बहुत सारी चीजें आती है फिर, है ना। चलिए आ जाओ, आओ आओ आओ, ध्यान दो। होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, सेक्शन नंबर 4 यहां पे आ रहा है। देखो, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एक्ट, नो पर्सन, क्या बोला यहां पे, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कोई भी व्यक्ति जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है ना, शाल एक्वायर, होल्ड या पजेस या ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी या एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। तो यहां पे क्या बोला, कोई भी व्यक्ति एक्वायर नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता या होल्ड नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। ये सेक्शन प्रिवेंट करता है इंडियन रेसिडेंट को एक्वायर, होल्ड, ओन, पजेस या ट्रांसफर करने से फॉरेन एक्सचेंज या इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड, देन थ्रू द सेपरेट नोटिफिकेशन या एक्विजिशन ऑफ असेट्स आर परमिटेड सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन या कंप्लायंस रूल्स। तो इनका क्या कहना है, सुन लो, आप बात को ध्यान दे दो। इन लोगों का कहना है, सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, वैसे सेक्शन नंबर 4 कहता है कि कोई भी अगर पीआरआई है वो बाहर के प्रॉपर्टीज को खरीद नहीं, सभी लोग ध्यान देना, अगर कोई पीआरआई है वो बाहर के प्रॉपर्टीज को खरीद नहीं सकता, वो बाहर के प्रॉपर्टीज को होल्ड, एक्वायर या पजेस नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने, जल्दी से बोलो, होल्ड, एक्वायर या पजेस नहीं कर सकता। लेकिन समझिए, हम सेपरेट नोटिफिकेशन से उसको क्या करवा देंगे दोस्तों, उसको परमिट करवा देंगे। बोलो क्या करवा देंगे, उसको परमिट करवा देंगे, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। सबसे पहला हम लोगों ने क्या बोला सर, सबसे पहले हमने, वैसे तो आप चीजें ही नहीं कर सकते, सुनो, वैसे तो आप चीजें ही नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ ट्रांजैक्शन को आपको परमिशन दे रहे हैं, वो स्पेशल परमिशन की सुन लेना बात। क्या कहा मैंने, वो स्पेशल परमिशन की सुन लेना बात, उस चीज के रिगार्डिंग बात हुई है। वैसे नहीं कर सकते, अलग से नोटिफिकेशन में हमने परमिशन आपको दे चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारा बात चर्चा यहां पे चालू होने जा रही है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले तो अगर मैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात करूं, तो ये 4 ट्रांजैक्शन क्या आपको पता है करंट अकाउंट होते हैं क्या, इसको अपन ने कहीं तो भी पढ़ा है क्या, बोलो जल्दी से मुझे, क्या इसको अपन ने कहीं तो भी पढ़ा है क्या।
हाँ बोल दो जल्दी से मुझे। सर हाँ, डेफिनेशन के अंदर शुरुआत में ही तो देखे थे। अरे शुरुआत में ही तो डेफिनेशन देखे थे, जो पेमेंट रेमिटेंस एक्सपेंस, पेमेंट बिजनेस का, फिर इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड की बात हुई थी, इंटरेस्ट या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। फिर यहाँ पे याद है आपको वो हिमांशु के बेटा यहाँ पे बीवी और उसके जो बच्चे हैं और या उसके जो मान लीजिए उसके जो पेरेंट्स है वो बाहर रहते हैं, तो उसके रेमिटेंस का खर्चा गर्लफ्रेंड को अलाउ नहीं किए थे हमने। और उसके बाद चौथा वाला बात क्या बोली गई थी, अगर कोई भी एक्सपेंसेस फॉरेन ट्रैवल एजुकेशन से रिलेटेड होता है तो वो यहाँ पे अलाउ होता है क्या, बिल्कुल सर अलाउ हो जाता है। तो ये सारे ट्रांजैक्शन क्या होते हैं दोस्तों, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है सर, परफेक्ट है। लेकिन इतना आसानी अगर चीजें हो जाती तो फेमा लॉ बनाने की जरूरत ही क्या पड़ती फिर। आप सोच के देखो ना, अगर इतना ही आसान करना होता इनको तो क्या ये आपको लगता है कि अलग से इतना तामझाम करते लॉ वॉ बनाने का, बोलो ना जल्दी से मुझे। नहीं सर, इतना तामझाम की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर, ऑब्वियस ही बात है सर, इतने तामझाम की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे केस के अंदर इतना आसान नहीं है जितना आसान यहाँ पे आपको चीजें नजर आ रही है। इनका कहना है कि हम ऐसे तो हम आपको ये नहीं कह रहे, लेकिन अब हम आपको बताते हैं आखिर होते ही क्या है चीजें करके, मतलब अब हम आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे करके। ठीक है, आओ ध्यान दो किस में कंफ्यूज करने जा रहे हैं और क्या कंफ्यूज करने जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ध्यान देंगे सारे के सारे लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, केवल और केवल स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए। देखो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को नेगेटिवली डिफाइन किया सेक्शन 2J में, जो कहता है कि ट्रांजैक्शन जो अदर देन कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट क्या है ये अपन लोग जानते हैं, जो असेट या लाइबिलिटी को अल्टर करता है। अगर पीआरआई है तो उसके बाहर के असेट, और अगर पीआरओ है तो उसके इंडिया के असेट को अल्टर कर रहा है। और ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे बोलो, ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला कौन सा, बिजनेस से रिलेटेड बात है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कोई पेमेंट है। फिर दूसरा, कोई भी ऐसा पेमेंट है जो लोन या इंटरेस्ट के फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तीसरा क्या है बेटा, यहां पे अगर रेमिटेंसेस दिए जा रहे हैं पेरेंट्स, स्पाउस या चिल्ड्रन को लेके। और चौथा क्या है, फॉरेन ट्रैवल या एजुकेशन से रिलेटेड अगर यहां पे एक्सपेंस दिए जा रहे हैं तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल आ जाते हैं। अब एग्जांपल को पहले पढ़ेंगे और एग्जांपल से समझते हैं चीजों को, और उसके बाद फिर और चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आ जाइए, देखो ध्यान देंगे। सबसे पहला एग्जांपल नंबर 3, an Indian resident imports machinery from a vendor in UK for installing in his factory. As per accounts and income tax law, machine is a capital expenditure. However, under FEMA, it does not alter. ये कोई भी asset in India को create कर रहा है क्या for UK vendor? नहीं सर, नहीं कर रहा है। Nor does it create any liability to the UK vendor of Indian importer. Once the payment is made, Indian resident or the UK vendor neither owns nor anything, कुछ भी होने वाला है कि अपने इसमें नहीं सर, तो इसलिए उसको करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। समझ रहे हैं आप बात को, मतलब इनका कहना है कि आप अपने अकाउंट्स के फंडामेंटल जो आपके कंसेप्ट है ना स्ट्रॉन्ग वाले, उसको थोड़ा रहने देना साइड में। ठीक है, वो वहां पे जो असेट होता है जरूरी नहीं है वो यहाँ पे असेट बने करके। आपको ये देखना है, असेट क्रिएट करने का मतलब होता है कल चल के किसी भी प्रकार का पेमेंट ड्यू होने वाला है। जैसे डेटर अगर क्रेडिट पे खरीदता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे पेबल बन जाता, तो एक असेट क्रिएट हो रहा होता। या बाहर वाले का इंडिया में असेट क्रिएट होना चाहिए, समझ रहे हैं आप बात को। अगर बाहर वाले का इंडिया में असेट क्रिएट होता तो कैपिटल अकाउंट में जाता, लेकिन बाहर वाले ने यहां वाले को बेचा, सप्लाई किया गुड्स को, और सप्लाई किया होगा तो किसका पार्ट होने वाला है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड के अंदर होने वाला है क्या। हाँ सर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड के अंदर होने वाला है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, इसीलिए उसको बोलो ना कैसे ट्रांजैक्शन बोले जाते हैं सर, इसीलिए उसको करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन। समझो आप बात को, बाहर वाला व्यक्ति जिसने गुड्स को बेचा वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसका कोई असेट क्रिएट नहीं हो रहा है इंडिया के अंदर, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो खरीद रहा है, इसलिए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाता है। दूसरा देखो, एन इंडियन रेसिडेंट इंपोर्ट्स मशीनरी फ्रॉम यूके वेंडर फॉर इंस्टॉलिंग फैक्ट्री ऑन क्रेडिट पीरियड ऑफ कितना 3 मंथ्स। एज पर अकाउंट इनकम टैक्स लॉ द क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ इंडियन इंपोर्टर टू यूके वेंडर, टेक्निकली अंडर FEMA also liability outside India. However, under definition of current account, short term and banking credit facilities in ordinary course of business are considered as a current account transaction. Hence, importer of machinery credit in terms is a current account transactions के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। हाँ सर बिल्कुल, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे आता है। ये देखो, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया जा रहा है, तो अपन लोग कह देंगे ये भी क्या आ रहा है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाता है। अब देखो, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ट्रांसफर करता है $US कितना 1000 टू NRI फ्रेंड इन न्यूयॉर्क एज अ गिफ्ट।
The funds are sent from the PRI Indian bank account to NRI's brother bank account New York. Under the accounts and income tax law, gift is a capital receipt. उधर छोड़ो तेल लगाने जाए. However, इधर देखो, once gift is accepted by NRI, he no one owes. अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, गिफ्ट दिया, समझना बात को, गिफ्ट दिया तो क्या कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है क्या यहाँ पे? नहीं सर, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है. ना ही कोई व्यक्ति इंडिया से ओन करता है, ना ही कोई बाहर वाला व्यक्ति ओन कर रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन खत्म हो जाता है, इसलिए इसे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बोला जा रहा है. अरे सिंपल सी बात है, ये 3-4 चीजें रह गई ना, बस इसे क्या बोला जा रहा है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या यहाँ पे बोला जाता है. 4 चीजें कौन सी? बिजनेस के अंदर अगर आप कोई भी कर रहे हो, दूसरा लोन्स वगैरह, लोन्स या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वाली बात है, या तीसरा बोला जा रहा है पेरेंट्स, स्पाउस या चिल्ड्रन जो अब्रॉड रह रहे हैं उनसे अगर आपको कोई रेमिटेंस मिल रहा है, और चौथा अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस या कनेक्शन जो फॉरेन ट्रैवल या एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वो भी यहाँ पे आ जाता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर. क्या आप इस बात को समझे? क्या बोलिए मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? क्या एकदम सिंपल है? बोलेंगे ना फटाफट, सिंपल है क्या? यस सर, एकदम बढ़िया से सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर तगड़ा वाला है ना. हाँ चले आगे बढ़े क्या? बोलो मुझे, आगे बढ़े क्या? यस चलिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, समझना, आप बात को ध्यान देना. देखो, जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है ना दोस्तों, सुनो, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, आप कोई भी ट्रांजेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हो. एक होने वाला है आपके करंट अकाउंट और दूसरा होने वाला है आपके कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन. एक होने वाले करंट अकाउंट के, दूसरे होने वाले कैपिटल अकाउंट के. एक होने वाले करंट अकाउंट के, दूसरे होने वाले कैपिटल अकाउंट. तो जो करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, सुनना, जो करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसके अंदर 3 लेयर्स होती है. एक होती है प्रोहिबिशन वाली लेयर. क्या होती है? बोलो, प्रोहिबिशन. देखो, वैसे तो ट्रांजैक्शन हो, फेमा में क्या है, वैसे तो होते हैं ट्रांजैक्शन अलाउड, जब तक हम उनको क्या नहीं कर देते, मना नहीं कर देते. याद है क्या आपको? मैंने फेमा में पहला ही लाइन कहा था, अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है अलाउड है भैया, बिल्कुल चलता है, में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर हमने उसको स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करके रखा है, तो वो प्रोहिबिशन के क्राइटेरिया में आएगा. तो करंट अकाउंट, जो कोई भी ट्रांजैक्शन है, बोलो सबसे पहले अलाउड है, फिर चेक करो प्रोहिबिशन. कुछ ट्रांजैक्शन को आप कर नहीं सकते, कुछ आप कर सकते हो तो सीजी की परमिशन लागे, और कुछ कर सकते हो तो आरबीआई की परमिशन लागे. क्या बात करो? इसके लिए शेड्यूल 1 है, इसके लिए शेड्यूल 2 है, इसके लिए शेड्यूल 3 यहां पे आता है. तो सर प्रोहिबिशन, कुछ ट्रांजैक्शन को प्रोहिबिट करके रखा है, शेड्यूल 1 के अंदर बताएंगे. सर कुछ ट्रांजैक्शन को प्रोहिबिट मतलब आप करच नहीं सकते, करच इन द सेंस कि इलीगल नहीं है. प्रोहिबिशन मतलब आपको यहां पे करना, आप कर नहीं पाओगे ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसा इन लोगों का कहना है. इलीगल उसका मतलब नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता दूं, है ना, इलीगल नहीं होता है. बट हम लोग इसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं देने वाले, समझ रहे हो बात को? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इस ऐसे आलतू फालतू चीजों के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, ऐसा उनका कहना है. इलीगल नहीं, आपको जेल वेल नहीं करवाएंगे, बस नहीं देंगे फॉरेन एक्सचेंज, जो करना है कर लो. दूसरा देंगे कब? जब सीजी से अप्रूवल लो. और तीसरा देंगे कब? जब आरबीआई से अप्रूवल लो. तो ऐसी वाली बात है, समझ रहे बात को? सीजी आरबीआई, सीजी आरबीआई, सीजी आरबीआई. क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? क्या बोलो ना मुझे, समझे? क्या बोलो ना मुझे, समझे? क्या? हाँ सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं. ठीक है, अब देखो, अब अपन लोग आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं. अभी यहाँ पे शेड्यूल 1 वाली चीजें पढ़ेंगे, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन क्या होता है. शेड्यूल 2 वाली चीजें पढ़ेंगे जिसमें सीजी का अप्रूवल लगता है, और उसके बाद शेड्यूल 3 वाली भी चीजें पढ़ेंगे जिसके अंदर आरबीआई का आपको अप्रूवल लगने वाला है. तो ये सारी चीजों को अपन लोग देखते हुए चलेंगे. आपको क्या बात है समझ में आ रही है? क्या बोलो ना, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? क्या है ना? तो ये सारी चीजों को देखना एकदम बढ़िया से. फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर भी सेम चीजें यहाँ पे रहने वाली है, जिसके अंदर अगेन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कौन से प्रोहिबिटेड है, कौन सी क्या क्या चीज है. तो बहुत सारी चीजों को देखना है. इसलिए मैंने कहा ना कि अभी तो सिर्फ 30% हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो अब चालू होगा, असली गेम तो अब चालू होने वाला है ना. ये वाली चीजें यहाँ पे आ रही है. क्या बात को समझे? चलो आओ अब देखेंगे यहाँ पे. चलो अच्छा, आपको ब्रेक वेक चाहिए क्या? 2 मिनट का ब्रेक दूं मैं आपको? ब्रेक चाहिए आपको? ठीक है, 7:15 तक का ब्रेक दे रहा हूं मैं. ठीक है.
चलो आओ आओ आओ, चालू करें क्या? आ जाओ, चलो 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 दोस्तों चल। भाई साहब क्या गाना बना रहा हूं मैं, आपको ऐसा लगता नहीं क्या? इतनी सुरीली आवाज कभी सुनी नहीं, कि आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ अभी? बोलो मुझे, हाँ नहीं नहीं बोलो ना मुझे, सभी लोग बोलो ना। हाँ चलो, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सारे के सारे लोग ध्यान देंगे, फोकस करना स्क्रीन के ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से। सर मैं अभी आपको चीजें बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इफ द गिफ्ट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, व्हाई इज देयर अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द करंट अकाउंट रेगुलेशन? देखो अगर गिफ्ट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है तो रिस्ट्रिक्शन क्यों? इट इज बिकॉज इफ देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन, व्हाइल देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन और करंट अकाउंट, द ट्रांजैक्शन सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड, अदरवाइज पीपल मे ट्रांसफर फंड्स अब्रॉड अंडर द ग्रैब ऑफ अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। सिंपल सी बात है, आप समझिए ना बात को, ध्यान दीजिए मेरा क्या कहना है। अगर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए बेटा चीजों के ऊपर, तो आप तो गिफ्ट बोल बोल के मस्त पैसा भिजवाते रहोगे बाहर, एक नंबर। बोले एक काम करो, रुपीज में लो डॉलर में बाहर जान दो, रुपीज में लो डॉलर में बाहर जान दो। इन्होंने बोला ऐसी की तैसी, पहले रिस्ट्रिक्शन लगाओ इन लोगों पे। अब देखो, इफ हाउएवर द PRI, अच्छा PRI गिव्स PROI अ गिफ्ट इन इंडिया, अगर PRI PROI को देता है गिफ्ट, क्या बोला यहाँ पे, अगर PRI PROI को देता है गिफ्ट, अच्छा इन इंडिया इन इंडियन करेंसी, ठीक है सर, PRI PROI का देता है गिफ्ट इन इंडियन करेंसी, फॉर PRI इट विल रिजल्ट इन द फंड्स लाइंग इन इंडिया, ठीक है सर। अब देखो फॉर PRI देयर इज अ नो क्रिएशन ऑफ असेट या लाइबिलिटी, तो ऐसे ट्रांजेक्शन के अंदर ये क्रिएट कर रहे असेट इन इंडिया फॉर PRI, तो ऐसे केस में वो होता है कौन सा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्या बोला है जहरीला, देखो ना क्या बोला जा रहा है, सुनो ना मेरा क्या कहना है। देखो अगर कोई ट्रांजैक्शन है, क्या कह रहा हूं मैं, बोलो जल्दी से, अगर सर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो क्या है, जो क्रिएट करता है असेट इन इंडिया, किसके लिए, PROI के लिए। PRI ने PROI को एक असेट दिया जो इंडिया में ही रहने वाला है, इंडिया में ही रहने वाला है, इंडिया में ही रहने वाला है। सर बाहर वाले के लिए इंडिया में असेट क्रिएट होना अल्टर कर रहा है असेट या लाइबिलिटी को, उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर हम लोग डाल देंगे। अब देखो उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इन द सिमिलर मैनर इफ PROI गिव्स गिफ्ट टू द PRI by remitting the funds, क्या बोला यहाँ पे, by just remitting, ओ हो बहुत ही बढ़िया, by just remitting the funds in India there is a no restriction, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। PROI गिफ्ट दे रहा है PRI को, बोले देखो बाहर वाला व्यक्ति इंडिया में पैसे भिजवा रहा है, फंड दे रहा है, कोई आंदे आंदे आंदे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हाउएवर लेकिन PRI गिव्स फंड अब्रॉड, तो रेसिडेंट कैन नॉट कीप इट अब्रॉड, वो बाहर नहीं रख सकता, उसको क्या करना होगा, उसको उसे इंडिया में लाना होगा। आप उसको क्या लाओगे दोस्तों, बोलो जल्दी से, आप उसे बोलिए ना जल्दी से, आप उसे किस में लाओगे, आप उसे इंडिया में वापस लाओगे क्या? हाँ सर, उसको इंडिया में वापस लाएंगे। देखिए अब यहाँ पे द सेंट्रल गवर्नमेंट में पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर या कंसल्टेशन विद RBI इंपोज कर सकता है, इसलिए मैंने बोला ना कुछ प्रोहिबिटेड है, कुछ यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है CG के परमिशन से, कुछ अलाउ किया जा रहा है RBI के परमिशन से। समझे क्या? बोलो जल्दी से मुझे, समझे क्या? हाँ सर एकदम बढ़िया से समझे, बोलो पटपट, हाँ सर समझे क्या? यस सर बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे करके, ठीक है। आ जाइए अब ध्यान दो, अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। उसके बाद देखिए, द जनरल रूल अंडरस्टूड इज दैट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आर फ्रीली परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आर प्रोहिबिटेड अनलेस स्पेसिफिकली या जनरली, जब तक आप उसको परमिट नहीं करते। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, कर 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 बिंदास कर, क्या बोला, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, कर 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 बिंदास कर। परमिट किया, क्या किया बोलो, परमिट किया, समझना बात को, ध्यान दीजिए, परमिट किया हम लोगों ने, जब तक हम प्रोहिबिट नहीं कर देते तब तक हम लोग परमिट करके रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है यहाँ पे, एक्ट परमिट करता है एनी पर्सन को टू ड्रॉ या सेल फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अथराइज पर्सन, की वो चाहे तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को कर सकता है। मतलब सेक्शन 5 कहता है कि आप यहाँ पे ले भी सकते हो, बेच भी सकते हो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए अथराइज पर्सन से। अगर आपको पैसा चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है RBI से पूछ के, जो एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, बाकी एज सच उनकी ज्यादा इच्छा नहीं है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की। क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर। अब अपना मेन चीज चालू होने जा रहा है और अब हम लोग आ जाएंगे शेड्यूल 1 के ऊपर। देखो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में शेड्यूल 1 मतलब क्या होता है? शेड्यूल 1 मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज, देखो प्रोहिबिट, ओहो प्रोहिबिट, क्या इसे नाम इलीगल दिया गया है क्या दोस्तों? नहीं, इसे नाम इलीगल नहीं दिया गया है, समझना।
करना, ये इलीगल नहीं है ट्रांजैक्शन। इसके लिए हम लोग फॉरेन करेंसी को आपको यूज नहीं करने देंगे। हम ऐसा नहीं मना कर रहे आप ये ट्रांजैक्शन करो, हम होते कौन है ये ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए, समझना, लेकिन हम इसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज का प्रयोग नहीं करने देंगे। समझ रहे आप बात को? इसलिए उसको प्रोहिबिशन की क्राइटेरिया या प्रोहिबिशन के अंदर यहां पे डाल के रखा है। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं आपके साथ रेमिटेंस आउट ऑफ द लॉटरी विनिंग ट्रांजैक्शन, पहला क्या है बोलो, रेमिटेंस आउट ऑफ द लॉटरी विनिंग ट्रांजैक्शन। मैं बात करूंगा बेटा किसके बारे में, समझिए आप बात को, मैं बात करूंगा आपके साथ किसके बारे में, ये है बेटा, समझिए, ये है इंडिया। क्या है बोलेंगे, ये है इंडिया। और मैं यहां पे बात करूंगा आपके साथ, ये है कौन, चाइना। ठीक है, चाइना में बेटा एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम क्या है बताइए मुझे, जिसका नाम है चुंगली। ये चुंगली आता है इंडिया के अंदर, क्या आता है बोलो जल्दी से, इंडिया के अंदर। ये चुंगली इंडिया में जाता है, गोवा में और कसिनो में पैसा जीतता है, कितना, 1 करोड़ रुपए जीतता है बेटा, समझना बात को, 1 करोड़ रुपए। वो यहां पे 1 करोड़ को वापस अपने देश ले जाना चाहते हैं। मैं कहता हूं थोड़ा सा ठंड रख भाया, थोड़ा सा ठंड रख, हम तुझे अलाउ नहीं करेंगे इस 1 करोड़ को बाहर ले जाने के लिए। इसे हम लोग रेमिटेंस, लॉटरी ट्रांजैक्शन को अगर आप ले जाना चाहते हो बाहर, अगर आप यहाँ पे लॉटरी से किसी भी प्रकार का पैसा वैसा जीते हो ना, मान लीजिए चुंगली ने यहाँ पे खरीदा था एक लॉटरी का टिकट, 500 में टिकट खरीदा, 1 करोड़ पाओ, ऐसे केस के अंदर माला माल निकली, तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या इस पैसे को आप बाहर ले जा सकते हो? गवर्नमेंट बोल रही है बहुत ही हो गया, तुम यहाँ पे आ रहे हैं लॉटरी खेल रहे फालतू के, लेना ना देना, हमको उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज खर्चा करना पड़े, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं चलेगा। तो ऐसे, हाँ तुम इंडिया में पैसा ला रहे हो, अरे वो तुम लाओ ना फॉरेन एक्सचेंज में, हम तुमको देंगे इंडियन रुपी, लेकिन अगर तुम जीते तो उसको यही रखना, यही खर्चना, यही खाना पीना ऐश करना, बाहर मत नहीं लेके जाने देंगे हम तुमको। समझ गए बात को? बोलो जल्दी से मुझे, बाहर लेके जाने देंगे क्या? वो नहीं चलेगा। तो पहला क्या हुआ, लॉटरी ट्रांजैक्शन हुआ। बोलो क्या हुआ, लॉटरी ट्रांजैक्शन हुआ। इसी के तरीके से अगर आप कोई भी यहाँ पे रेसिंग ट्रांजैक्शन के अंदर या एनी अदर हॉबी पे, घोड़े गधों के ट्रांजैक्शन पे आप यहाँ पे पैसे लगाते हो और आपके वो घोड़े गधे जीत जाते हैं, तो ऐसे कि इसके अंदर आपको पैसा मिलेगा, वो पैसे को हम लोग आपको बाहर ना मुन्ना ना, हम उसको नहीं ले जाने देंगे। इसके अलावा अगर कोई भी लॉटरी टिकट्स या बैंड या प्रिस्क्राइब मैगजीन्स या फुटबॉल पूल्स या स्वीप स्टेक्स वगैरह, आप कोई भी चीज को ऐसे परचेस करते हो बेटा, कोई भी बाहर के लिए, बाहर वाली लॉटरी, अब देखो यहाँ पे अपन परचेस कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिंगापुर में लॉटरी चल रही है, मैं वहां की लॉटरी टिकट करने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज या फॉरेन एक्सचेंज देना, ये फालतू की बातें नहीं, समझा बात को, फालतू की बातें नहीं करने का। इसके अलावा कोई भी बाहर ऐसी मैगजीन्स वगैरह जो इंडिया में बैन करके रखे लेकिन अपने को चाहिए, बोले बहुत ही मजा आ रहा है, समझना बात को, तो ऐसे कि इसके अंदर अपन लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, आप फॉरेन एक्सचेंज यूज नहीं करने देंगे हम आपको। समझ रहे? तीसरा फुटबॉल पूल्स हुआ, उसके अलावा स्वीप स्टेक्स हुआ, ये अलग अलग प्रकार के कुछ यहाँ पे देके रखे। आपको एग्जाम में बोलेंगे, आपको एग्जाम में नहीं बोलेंगे कि सन्नी को बाहर जाना था, सन्नी कह रहा था मुझे, क्या सन्नी कह रहा था कि बाहर घोड़ों पे पैसा लगाऊंगा करके, प्लीज पैसा दे दो आरबीआई, सन्नी को मना करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल मना करेंगे, ऐसा ध्यान। लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलेंगे, सीधा बोल देंगे आपको परचेस ऑफ लॉटरी टिकट या मैगजीन्स हो गया या यहाँ पे फुटबॉल स्टेक्स हो गया या कोई भी चीज आपको ऐसा डायरेक्टली एग्जाम में बोली जाने वाली है। ऐसा नहीं बोलेंगे आपको कि ये बता ऐसा क्यों हो रहा है करके, ऐसा सवाल नहीं आता। समझ गए आप बात को? बोलो मुझे क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? 3 चीजें अपन ने देखा यहाँ पे लॉटरी से रिलेटेड। एक तो लॉटरी विनिंग देखा, दूसरा घोड़े गधों वाले ट्रांजैक्शन देखा, रीसिक वाले, और तीसरा अपन ने देखा लॉटरी टिकट्स को अगर आप परचेस वाली चीजें कर रहे हो ना, वो तीनों चीजें क्या है, तीनों चीजें प्रोहिबिट है। मतलब हम आपको इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज, देखो यार फॉरेन करेंसी मत मांगना तुम इसके लिए, बाकी तुम कुछ भी करो ना, हम खुशी खुशी हम आपको दे देंगे, लेकिन फॉरेन करेंसी मत मांगियो उनसे, है ना। बस यही वाली बात यहाँ पे की गई है। समझू, बोलो जल्दी से हाँ सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझू। तो 3 ट्रांजैक्शन यहाँ पे अपने होते हुए, अब बचे हुए ट्रांजैक्शन अपन लोग देखने वाले कब, कल शाम में 6 बजे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आज के लिए हम लोग करेंगे केवल और केवल इतना। होप सो आज का सेशन आपको मजेदार लगाओ, बढ़िया लगाओ, शानदार लगाओ, जानदार लगाओ। अगर आपको सेशन पसंद आया तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ हमारे बैच की लिंक शेयर कीजिएगा, बताइएगा। कई सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आईजी सर इंटरमीडिएट के अंदर लॉ अलग से कवर करवा रहे हैं करके, तो जरूर से बताइएगा अपने दोस्तों को। टिल देन, bye bye, take care everyone, see you all in the next session.
एक और चीज आपको जाने से पहले बता देता हूं मैं, और वो क्या है बेटा, वो ये है कि आप इंटरमीडिएट के अंदर जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं कि मैं आपको इंटरमीडिएट के अंदर ये वार्म अप कोर्स के अंदर कवर कर रहा हूं। इसके लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले तो आप यहाँ पे IG सर इस कोड का प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट्स के लिए अवेट है अभी, तो जब आप रिजल्ट्स के बाद अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले तो अगेन आप यहाँ पे IG सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी के ऊपर आपको CA इंटरमीडिएट का लॉ कवर करता हूं, और इसके अंदर मैं सेपरेट कोर्स लाता हूं। मैं किसी बैच के अंदर नहीं आता हूं, मैं एक सेपरेट कोर्स अपना लेके आता हूं, जिसको अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मुझसे लॉ पढ़ना है तो जब रिजल्ट्स के बाद में अपना कोर्स लेके आता हूं तो वहां पे SKU मतलब एक सेपरेट प्रोडक्ट भी मैं आपके लिए लेके आता हूं, जहां पे आप कुछ पैसों में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कुछ पैसों में केवल और केवल मेरा इंटरमीडिएट का बैच भी एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। इस वार्म अप सेशन की लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करके रखा हूं, तो जितने भी प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एनरोल कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरा शेड्यूल पूरा दिखना चालू हो जाता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।